जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टी सी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हिंदी पॉडोलॉजी का क्लास नंबर 8 है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसके अलावा उनसे रिलेटेड जो भी थ्योरी है दोस्तों वो भी डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। आपके साथ साथ दोस्तों अन्य लोगों को भी इससे हेल्प मिलेगी जरूर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है। तो भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सभी क्या होते हैं? भाषा कौशल होते हैं। तो इसमें से भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि विद्यालयों को केवल पठन तथा लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रवण और वाचन कौशल स्वतः ही आ जाते हैं। भाषा कौशलों को श्रवण, वाचन, पठन और लेखन के उचित क्रम में पढ़ाना चाहिए। सभी भाषा कौशल अंतः संबंधित होते हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने वाले अवसरों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रश्न का राइट जवाब जो होगा कि निम्नलिखित कौन सा कथन भाषा कौशल के बारे में सही है। तो भाषा के सभी कौशल क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। तो भाषा कौशल मानव अपने विचारों का, भाषा होती क्या दोस्तों जान लीजिए कि मनुष्य या मानव अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर, सुनकर, पढ़कर और लिखकर करता है। भाषा संबंधित इन चारों प्रक्रियाओं को प्रयोग करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? भाषा कौशल कहलाती है। और यहाँ सुनना और पढ़ना विचारों को ग्रहण करने से तात्पर्य, जैसे सुनना और बोलना जो होता है वो विचारों को ग्रहण करने से होता है, तथा कौशल तथा बोलना और लिखना जो होता है विचारों को अभिव्यक्त करने से संबंधित होता। तो भाषा के 4 कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें से बता दें आपको कि जिसमें से सुनना और पढ़ना जो होता है विचारों को ग्रहण करने से तात्पर्य है, और वहीं पे बोलना और लिखना जो है विचारों को अभिव्यक्त करने से संबंधित है। तो भाषा के 4 कौशल दोस्तों होते हैं, इनको जान लीजिए कि भाषा के 4 कौशल: श्रवण कौशल, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल श्रवण कौशल कहलाता है। वाचन कौशल, भावों और विचारों को अभिव्यक्ति वाचन कौशल कहलाती है। वहीं पे पठन कौशल की बात करें तो पढ़कर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को पठन कौशल कहते हैं। लेखन कौशल, विचारों को लिखित रूप देना अर्थात लिखने संबंधित कौशल लेखन कौशल कहलाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी प्रश्न आपके सीटेट जुलाई में जो परीक्षा कंडक्ट होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है। जो बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है, जिसे आप होमवर्क बोलते हैं, उसके संबंध में इसमें से कौन सा सही है। गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। गृह कार्य शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने का एकमात्र साधन है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा कथन गृह कार्य के बारे में सही है। तो बता दें आपको, पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ अथवा विषय वस्तु के अंत में अभ्यास कार्य दिया होता है, जिसका मुख्य कार्य पाठ को समझना। अभ्यास कार्य जो होता है यह परखने के लिए होता है कि बच्चे ने पाठ्य पुस्तक को कितने गहराई तक पढ़ा या कितना उसको समझ में आया है। जिस उद्देश्य से पाठ को पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया है, क्या बच्चे उस उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त कर पा रहे हैं, या जिस उद्देश्य के लिए पुस्तक बनाई गई वो उद्देश्य पूरा हो पा रहा है कि नहीं। अभ्यास का कार्य व्यापक अनुभव स्तर में तल्लीन होने का अवसर देता है। तो प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि पाठ पढ़ने से पहले शिक्षक प्रश्न पूछकर बच्चों में रुचि और जिज्ञासा पैदा करने का प्रयास करता है। यहाँ कौन सा नियम लागू होगा। पाठ पढ़ाने से पहले जो शिक्षक होता है बच्चों से प्रश्न पूछकर उस पाठ में बच्चे की रुचि और जिज्ञासा पैदा करने के या जागृत करने की कोशिश करता है। यहाँ पे कौन सा नियम होगा।
यहाँ पे प्रभाव का नियम, अभ्यास का, तत्परता का या सदृश्यता का नियम। तो बता दें दोस्तों कि प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता नियम ये थार्नडाइट के मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे पाठ पढ़ने से पहले शिक्षक प्रश्न पूछकर बच्चों में रुचि और जिज्ञासा जो है वो पैदा करता है। यहाँ पे कौन सा नियम आएगा? तत्परता का नियम आएगा। ठीक है, तत्परता का नियम यहाँ पे कार्य करेगा। तो तत्परता होती क्या दोस्तों, इसके बारे में कंप्लीट में हम डिस्कस कर लेते हैं। कि थार्नडाइट के अनुसार एक बच्चे को सीखने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है, मतलब बच्चे को जबरदस्ती या उसे फोर्स नहीं किया सकता किसी चीज़ को सीखने के लिए। पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक प्रश्न पूछकर बच्चों में रुचि और जिज्ञासा पैदा करने का जो है प्रयास करता है। उन्होंने इसे क्या तत्परता का नियम कहा है। यह कुछ नया सीखने के लिए उत्सुकता और जिज्ञासा की परिणाम को संदर्भित करता है। इसका तात्पर्य है कि यदि आप कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप इसे प्रभावी ढंग से सीख नहीं सकते। बिल्कुल सही, आप किसी चीज़ को अगर सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप सीखेंगे जरूर, लेकिन कुछ समय के लिए आप सीख पाएंगे, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जब किसी चीज़ के सीखने के लिए आप तैयार होंगे तो उस चीज़ को आप प्रभावी ढंग से सीख पाएंगे या अच्छे तरीके से हुए आप उसको ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, यह जोर देता है कि विशिष्ट या समान क्षमता तब तक सीखने को प्रभावित बनने में सक्षम नहीं होगी जब तक सीखने वाले जो हैं उत्सुक, मानसिक, शारीरिक रूप से तैयार और सीखने के लिए मौजूद न हो। बिल्कुल सही, जब तक सामने वाला सीखने के लिए उत्सुक न हो या मानसिक रूप से तैयार न हो तो उस चीज़ को सीख नहीं सकता है। ठीक है, तो इसे थार्नडाइट का तत्परता का नियम कहा जाता है। ये दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, और एक बार फिर से बता दें कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, पाठ पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, वर्णमाला को क्रम से याद करना। तो प्रारंभिक या प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि दूसरे की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना या अपनी टिप्पणी देना ही क्या कहलाता है? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है किस पे? प्राथमिक स्तर पर। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों। ठीक है, बात कही गई प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे किसी बात को सुनकर समझ पाएं, मतलब जो ही बात उनके सामने कही जा रही हो उस बात को बच्चा क्या है समझ पाए। औपचारिक हो या अनौपचारिक दोनों तरह के माहौल में प्रभावी ढंग से अपनी बात को भी रख पाए, मतलब अपनी बात को प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है किसी किताब को समझते हुए पढ़ सके और अपनी समझ का निर्माण कर सके और दूसरों की बातों को धैर्य से सुन सके या समझ सके और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी दे सके। ठीक है, सुनी बातों को लिख सके। सभी क्या होते हैं? प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के मुख्य उद्देश्य माने गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि भाषा सीखने का उद्देश्य है, भाषा अगर हम सीख रहे हैं तो भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो भाषा सीखने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि प्रत्येक स्थिति में अपनी भाषा को का प्रयोग कर पाना या प्रत्येक स्थिति में अपनी बात को कह पाना। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। उससे पहले आप जान लीजिए कि भाषा जो है ये भाषा होती क्या है। भाषा मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों और भावनाओं को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करता है और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का जो है वो प्रयोग करता है। तो कहने का मतलब कि भाषा वह तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति जो होता है अपने मन के विचारों या भावनाओं को दूसरे के सामने प्रेजेंट कर पाता है और दूसरे की बातों को समझ सकता है। वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। और यहाँ पे भाषा का जो उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का जो है वो प्रयोग कर पाना। ठीक है, तो एक उद्देश्य होगा। इसके अलावा कुछ और उद्देश्य हैं भाषा के, उसको भी आप जान लीजिए कि भाषा के कुछ अन्य उद्देश्य भी हैं कि हिंदी के विविध रूपों से क्या होना? परिचित होना, भाषा के सभी पक्षों का ज्ञान प्राप्त करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग में सफल होना, लिखी या छपी सामग्री को पढ़ और समझ पाना, ये भी क्या है? भाषा सीखने के उद्देश्य हैं। लिपि तथा व्याकरण के नियमों का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा के द्वारा अपने प्रवेश एवं अनुभवों को क्या कर पाना? समझ पाना, भाषा की समझ
और सहज अभिव्यक्ति का विकास करना, भाषा की लय और तुक की समझ होना तथा उसका प्रयोग करना जानना, ये सभी क्या होते हैं, भाषा सीखने के उद्देश्य होते हैं। जब भी आप कोई भी भाषा सीख रहे हो, चाहे बांग्ला, हिंदी, उर्दू, फारसी, गुजराती, तो इन सब चीज़ों का उसमें उद्देश्य माना जाएगा कि भाषा के सभी पक्ष का ज्ञान प्राप्त होना, भाषा की लिपि या सामग्री को पढ़ सकना या उसको समझ सकना, भाषा के द्वारा अपने परिवेश एवं अनुभव को समझ सकना और उसको साझा कर सकना, भाषा की लय और तुक की भी समझ होना और उसका प्रयोग कर पाना। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? स्किनर, चोम्स्की, वाइगोस्की या पियाजे का? तो बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है और यह दोस्तों है वाइगोस्की का कहना है कि बच्चे समाज में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा उनके भाषा का अधिक से अधिक क्या होता है, विकास होता है। तो समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वाइगोस्की का मानना है। और स्किनर महोदय मानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वे अनुकरण के द्वारा किसी भाषा को अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। आगे यहाँ दोस्तों कहा गया कि वाइगोस्की जो है एक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की क्या है, प्रतिपादक हैं और एक रूसी वैज्ञानिक थे। वाइगोस्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ जो होता है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है, मतलब उसका विकास होता है। इन्होंने भाषा विकास के संदर्भ में सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया था। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान अपनी समाज संस्कृति से जुड़कर भाषाई नियमों को आत्मसात करते हैं और व्यवहार और बातचीत के तरीके भी सीखते हैं, भावों और विचारों को आसानी से प्रस्तुत करते हैं और मातृभाषा के प्रयोग के द्वारा परस्पर संवाद के लिए क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। ये सभी किससे हो पाता है? सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही ये सारी चीज़ें जो हैं संभव हो पाती हैं। और सामाजिक अंतःक्रिया का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था। वाइगोस्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के क्या हैं, प्रतिपादक हैं और एक रूसी वैज्ञानिक भी हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, इस सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों ने क्या सीखा, बच्चे कैसे सीखते हैं या बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं। तो सतत आकलन का उद्देश्य होता है यह जाना, सतत एवं व्यापक अगर मूल्यांकन की बात करें तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आकलन को सीबीएसई द्वारा 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मूल्यांकन की एक स्कूल आधारित प्रणाली के रूप में पेश किया गया था और यह बच्चों में सर्वांगीण विकास अर्थात विकास के शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों पहलुओं से संबंधित है। ठीक है, सतत आकलन का मेन उद्देश्य यह होता है कि बच्चों ने कितना सीखा यह जानना होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है। तो चलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन के अन्य उद्देश्य क्या होते हैं उसको भी जान लेते हैं कि विद्यार्थियों के उपलब्धियों में सुधार करना, कि विद्यार्थी की उपलब्धियां जो हैं किस स्तर तक सही हैं या फिर उसमें सुधार करना, मूल्यांकन को शिक्षण का अभिन्न अंग बनाना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर क्या करना, अवलोकन करते रहना, विद्यार्थियों के शिक्षण संबंधी जो त्रुटियां हैं उनका अवलोकन करना, फिर त्रुटियों को उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उनको दूर करने का प्रयास करना। बिल्कुल सही, ये सारे क्या होते हैं, सतत आकलन के अन्य उद्देश्य माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, भाषा अपरिपक्वता को दर्शाती है, अक्षम्य है, शिक्षक की कमी को दर्शाती है। तो भाषा सीखने में होने वाली जो त्रुटियां होती हैं, त्रुटियां दोस्तों सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा मानी जाती हैं। बिल्कुल सही, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर एक है, क्योंकि दोस्तों त्रुटियों के द्वारा ही शिक्षक जो है वो समझ पाता है कि बच्चा जो है कहाँ पे गलती कर रहा है और उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। अगर बच्चा त्रुटियां ही न करे और उसको सिर्फ त्रुटियों को सही कर दिया जाए, बच्चे को बताया ही नहीं जाए, तो फिर उसमें जो त्रुटियाँ उसी तरीके से वो करता रहेगा। और त्रुटियाँ जो हैं एक सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं या पड़ाव होते हैं, जिससे शिक्षक यह समझ जाता है कि छात्र जो है उसको कहाँ पे कमी आ रही है और उसको क्या कमियों को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। तो ये रही शिक्षण कह सकते हैं कि भाषा में होने वाली त्रुटियां जो होती हैं सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा मानी जाती हैं। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है जो बच्चों की सोच को अंतर्दृष्टि करती है। त्रुटियां बच्चों की मदद का एक मार्ग जो है वो तय करती हैं तथा यह सीखने में
यह मदद करती है कि बच्चा जो है उसको कहाँ पे कमी हो रही है, तथा इसे सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव भी कहा जा सकता है त्रुटियों को। ठीक है, एक सीखने की प्रक्रिया के पड़ाव के रूप में भी जाना जा सकता है। तो यहीं पे बात करें और त्रुटियों के बारे में, तो त्रुटियां शिक्षकों को बच्चों के सीखने संबंधी जरूरतों से परिचित कराती हैं ताकि शिक्षक आवश्यकता अनुसार उन्हें पूरा कर सके। ठीक है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने त्रुटियां शिक्षकों को औपचारिक शिक्षण करने में मदद करती हैं, क्योंकि औपचारिक शिक्षण के लिए जरूरी है कि शिक्षकों को बच्चों की कमियों के बारे में पता चले कि उनकी त्रुटियों से संबंध है। ठीक है, भाषा सीखने में होने वाली जो त्रुटियां अस्थायी नहीं होती हैं, इन्हें उचित उपचारात्मक विधि के द्वारा दूर किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, जो बच्चों के सीखने में त्रुटियां हो रही हैं वे अस्थायी नहीं होती हैं, अस्थायी होती हैं। इन्हें उचित उपचारात्मक विधि के द्वारा इन्हें दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि बच्चे दिए स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होना या होनी चाहिए। तो बच्चे दिए गए स्कूल की भाषा और घर एवं पास पड़ोस की भाषा में समरसता होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए या समरूपता होना चाहिए। तो बच्चे दिए गए स्कूल की भाषा एवं पास पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चे अलग अलग भाषाई संस्कृत पृष्ठभूमि से आते हैं। एक जो कक्षा होती है स्कूल का क्लासरूम होता है, उसमें विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जो बच्चे हैं वो स्कूल में आते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के स्कूल की भाषा और घर एवं पास पड़ोस की भाषा में जुड़ाव होना चाहिए और बातचीत के अधिक से अधिक जो है बच्चों को अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। बालकों के भाषाई कौशल का, ताकि बच्चे के जो भाषाई कौशल है उसका विकास जो है वो अच्छे तरीके से हो सके और बालक की अस्मिता जो है बनी रहे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि बच्चे के दिए गए स्कूल की भाषा और घर के आसपास पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, कोई भी बच्चा जो है भाषा को तब अच्छे तरीके से सीखेगा जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हों, भाषा का समृद्ध प्रवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो। तो बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं, अच्छे तरीके से सीखते हैं कि जब उनके हिसाब से उस तरीके से क्या हो, समृद्ध या प्रवेश होना चाहिए। जब उस तरीके का भाषा का प्रवेश होगा तो बच्चा जो है उसको आसानी से या अच्छे या बेहतर तरीके से सीखेगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी उसको भी जान लेते हैं कि भाषा होती क्या है। तो भाषा मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि जिसका प्रयोग मनुष्य अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए करता है। बिल्कुल सही, तो हो गया भाषा। अब बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध प्रवेश हो, क्योंकि समृद्ध भाषिक प्रवेश वातावरण भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। क्योंकि जब बच्चे का जो क्लासरूम हो, अगर हिंदी पढ़ाया जा रहा हो तो हिंदी किससे रिलेटेड जो जानकारी हो दोस्तों, आसपास की दीवारों पर चित्रण हो या उसका पेंटिंग हो, कैसे कबूतर है तो कबूतर बना हो या उसका चित्र हो, तो मतलब प्रिंट समृद्ध प्रवेश होना चाहिए। तब बच्चा जो है उस चीज़ को अच्छी तरीके से सीखेगा। कहने का मतलब पूरा भाषा का प्रवेश या पूरा माहौल होना चाहिए। समृद्ध भाषिक प्रवेश से तात्पर्य है ऐसा प्रवेश से जिसमें बच्चे भाषा को आधिकारिक देख सकें, सुन सकें, प्रयोग कर सकें। तो भाषा के सीखने के लिए उस विभिन्न तरीके का भी प्रयोग किया जा रहा हो। जो बच्चे सुनने में समर्थ हो उस ऑडियो वीडियो का प्रयोग होना चाहिए, प्रोजेक्टर का प्रयोग होना चाहिए। मतलब विभिन्न तरीके से जिस तरीके से बच्चा जो है सीख सके वो सारे माहौल वहाँ पे उपलब्ध होने चाहिए। तो इस का क्लास दोस्तों आज ही समाप्त होती है अभी, और इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।